हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू करंट अफेयर्स नाउ। आज है 2 अप्रैल 2024 और आज हम डिस्कस करेंगे 2 अप्रैल 2024 का द हिंदू न्यूज़पेपर। अगर आप फर्स्ट टाइम इस यूट्यूब चैनल पे आ रहे हैं तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और जब भी सब्सक्राइब करें बेल बटन को जरूर प्रेस करें ताकि वीडियोस के रेगुलर नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का न्यूज़पेपर एनालिसिस। और सबसे पहले हम देखेंगे एक कंट्री का मैप और आज की कंट्री है जर्मनी। जर्मनी यूरोप में स्थित एक कंट्री है और यहाँ पर यूरोप के मैप में ये ग्रीन मार्क कंट्री ये जर्मनी है। जर्मनी की नेबरिंग कंट्रीज़ सबसे पहले हम देख लेते हैं। जर्मनी की नेबरिंग कंट्रीज़ में वेस्टर्न साइड में है नीदरलैंड। और नीदरलैंड से अगर हम एंटी क्लॉकवाइज चलेंगे तो पहले नीदरलैंड के बाद आती है बेल्जियम। बेल्जियम के बाद जर्मनी की बाउंड्री को टच करता है फ्रांस। फ्रांस देन स्विट्जरलैंड। स्विट्जरलैंड के बाद ऑस्ट्रिया, चेक रिपब्लिक और चेक रिपब्लिक के बाद कंट्री को टच करने वाली कंट्री है पोलैंड। तो ये कंट्री हैं जो लैंड बॉर्डर जर्मनी का टच करती हैं। नीदरलैंड, बेल्जियम, लग्जमबर्ग, फ्रांस, स्विट्जरलैंड, ऑस्ट्रिया, चेक रिपब्लिक और पोलैंड ये जर्मनी का लैंड बॉर्डर टच करती हैं। और जर्मनी अपना बॉर्डर नॉर्थ सी से भी बनाता है। नॉर्थ सी और बाल्टिक सी दोनों के साथ मैरीटाइम बॉर्डर बनाता है। जर्मनी के बिल्कुल नॉर्थ साइड में जो कंट्री स्थित है वो है डेनमार्क। तो ये सारी कंट्री जर्मनी की नेबरिंग कंट्रीज है। जर्मनी की कैपिटल है बर्लिन और बर्लिन जर्मनी की कैपिटल है बर्लिन और ये स्प्री रिवर पे स्थित है। आज की फर्स्ट न्यूज़ है सेंटर एंड कांग्रेस स्पैट ओवर कच्चातीवू आइलैंड इशू। कच्चातीवू आइलैंड इंडिया और श्रीलंका के बीच स्थित एक आइलैंड है जिस पे अभी कंट्रोवर्सी चल रही है। और ये न्यूज़ है कच्चातीवू आइलैंड और को लेकर इंडिया और श्रीलंका के बीच एक एग्रीमेंट साइन किया गया था 1974। जिस एग्रीमेंट में ये जो कच्चातीवी आइलैंड श्रीलंका का पार्ट है ये इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा माना गया था और इसका जो एडमिनिस्ट्रेटिव राइट है वो श्रीलंका का होगा। ऐसा उस एग्रीमेंट में दोनों कंट्रीज इंडिया और श्रीलंका के द्वारा एग्री किया गया था। तो इस पर्टिकुलर आइलैंड को लेकर अभी ये न्यूज़ में है। हमारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है कि कच्चातीवू आइलैंड कहाँ लोकेटेड है और ये क्यों न्यूज़ में है। इसके जो फैक्ट्स हैं वो जानने के लिए पहले हम देख लेते हैं। कच्चातीवू आइलैंड एक अनइनहेबिटेड आइलैंड है श्रीलंका में और ये आइलैंड श्रीलंका का पार्ट माना जाता है। और इसका अगर हम हिस्ट्री देखें तो ये आइलैंड कंट्रोल किया जाता था ब्रिटिश सेलोन या जो अभी के टाइम में श्रीलंका है वो ब्रिटिश श्रीलंका के द्वारा ये कंट्रोल किया जाता था 1921 से। दो इंडियन गवर्नमेंट नेवर कंट्रोल्ड इट। इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा ये कभी कंट्रोल नहीं किया गया लेकिन लगातार इससे रिलेटेड जो कंट्रोवर्सी है ये इंडिया और श्रीलंका के बीच चली आई है। द आइलैंड रिमेन डिस्प्यूटेड अंटिल 1974 बिटवीन इंडिया एंड श्रीलंका। जब इंडिया ने रिकॉग्नाइज किया श्रीलंका की सॉवरेनिटी ओवर दिस आइलैंड 1974 में इंडिया ने श्रीलंका की सॉवरेनिटी इस आइलैंड पे मांगी और एक एग्रीमेंट किया जिसके तहत इसका जो राइट है सॉवरेनिटी है श्रीलंका को दे दी गई या इंडिया के द्वारा श्रीलंका का अधिकार है इस आइलैंड पे ऐसा मान लिया गया। ये इंडिया ने डायरेक्टली कभी कंट्रोल नहीं किया था। इसके अलावा ये जो आइलैंड है ये इंडिया के रामेश्वरम और श्रीलंका के नेदुनथिनु नेतुनथीविनु नेदुनथुवीउ एक रीजन है उसके बीच स्थित है। और ट्रेडिशनली इंडियन और श्रीलंकन फिशरमैन दोनों के द्वारा इस आइलैंड का यूज़ किया जाता था मछलियाँ पकड़ने के लिए और फिश के लिए जो भी कार्रवाई एक्टिविटीज़ की जाती थी दोनों देशों के जो फिशरमैन हैं वो यहाँ पर आते थे और फिशिंग करते थे इस एरिया के नियर बाई। ये जो एग्रीमेंट है 1974 में जो इंडिया और श्रीलंका के बीच हुआ था ये था इंडो श्रीलंकन मैरीटाइम एग्रीमेंट जिसको इंडिया और श्रीलंका के बीच की मैरीटाइम बाउंड्री रिजॉल्व करने के लिए लाया गया था। एक दूसरा एग्रीमेंट भी 1976 में साइन किया गया जिसमें रिस्ट्रिक्ट किया गया दोनों कंट्री के फिशरमैन को फ्रॉम फिशिंग इन ईच अदर्स एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। यानी इंडिया के फिशरमैन और श्रीलंका के फिशरमैन दूसरे देश के एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन में जाकर फिशिंग नहीं करेंगे। ये 1976 के नेक्स्ट एग्रीमेंट में इंडिया और श्रीलंका के द्वारा एग्री किया गया।
तो इसी से रिलेटेड ये जो डिस्प्यूट है वो बताया जा रहा है। और इस पर्टिकुलर डिस्प्यूट को लेकर जो इंडिया के एक्स डिप्लोमेट्स हैं उनका क्या मानना है उसके बारे में नेक्स्ट आर्टिकल है। इंडिया के फॉर्मर जो एनवॉय थे, एम्बेसडर थे श्रीलंका में, उनके द्वारा ये माना गया है कि जो एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्ट्री की पिछले कुछ दशकों तक जो ओपिनियन थी, उस ओपिनियन को चेंज करके नई ओपिनियन बनाने से इंडिया और इंडिया के नेबरिंग कंट्री, इंडिया और श्रीलंका के जो रिलेशनशिप हैं, उनमें फ़र्क पड़ सकता है और इंडिया की क्रेडिबिलिटी इस पूरे रीजन में कम हो सकती है। सच इश्यूज बीइंग रेज्ड बाय कंट्रीज लीडरशिप विल डैमेज द क्रेडिबिलिटी ऑफ द कंट्री एंड इट कुड बी अ सेल्फ गोल। शिवशंकर मेनन जो फॉर्मर नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर भी रह चुके हैं और इंडिया के फॉरेन सेक्रेटरी थे 2006 से 9 तक, उनके ओपिनियन और कुछ और डिप्लोमेट्स के ओपिनियन यहाँ पर एनालिसिस किए जा रहे हैं। कोई भी जो मूव गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा जो 1974 इंडिया श्रीलंका का एग्रीमेंट साइन किया गया था रिलेटेड टू कच्चातीवू आइलैंड, उसके एक ब्रॉडर डिप्लोमेटिक इम्पैक्ट हो सकता है इंडिया और श्रीलंका के बायलैटरल रिलेशंस में। शिवशंकर मेनन जो 2010 से 2014 तक इंडिया के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर थे, उनके द्वारा ये बोला गया है। और इनका ये मानना है कि सरकारें बदलने से अगर गवर्नमेंट का इंडिया की सॉवरेनिटी या टेरिटोरियल इंटीग्रिटी को लेकर अगर कोई स्टैंड चेंज होता है, तो इसका ये मतलब नहीं है कि जो पुराने एग्रीमेंट है, जो पुराने इंडिया की गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो स्टैंड है, उसको चेंज किया जाए। और अगर ऐसा किया जाएगा तो बायलैटरल रिलेशन दो देशों के बीच वो बदल सकते हैं या उन पे बुरा प्रभाव पड़ सकता है। इसके अलावा एक और इंडिया के फॉर्मर हाई कमिश्नर जो हैं अशोक कट्टा, उनके द्वारा ये ऐड किया गया कि जो भी वर्ल्ड आर्किटेक्चर है एग्रीमेंट्स का, इंडिया और श्रीलंका के बीच जो एग्रीमेंट साइन हुआ है, दिस कुड डैमेज इफ देयर इज चेंज इन द ओरिजिनल अंडरस्टैंडिंग। तो जो एग्रीमेंट में माना गया था और अगर उससे इंडियन गवर्नमेंट का स्टैंड चेंज होता है, तो ये इंडिया और श्रीलंका के रिलेशनशिप पे प्रभाव पड़ेगा। तो सारे डिप्लोमेट का द्वारा यही माना जा रहा है। फॉरेन सेक्रेटरी जो फॉर्मर 2009 से 2011 तक इंडिया के फॉरेन सेक्रेटरी और हाई कमिश्नर टू श्रीलंका निरुपमा मेनन रॉय के द्वारा ये बोला गया है कि जो प्रेजेंट ट्रेंड है इंडिया में पॉलिटिक्स का, स्पेशली तमिलनाडु में, ये क्लोजली श्रीलंका वॉच करता है और श्रीलंकन अथॉरिटीज़ के द्वारा तमिलनाडु की पॉलिटिक्स क्लोजली देखी जाती है और इंडिया का जो स्टैंड है उससे डेविएशन भी श्रीलंका के द्वारा फॉलो किया जाता है। उन्होंने पॉइंट आउट किया कि 2022 में इंडियन गवर्नमेंट ने जो प्रीवियस अपना स्टैंड था वो माना था, इवन वो कोर्ट में भी गवर्नमेंट का स्टैंड था और आरटीआई रिप्लाईज में भी गवर्नमेंट ने ये माना है कि जो कच्चातीवू आइलैंड था वो हमेशा से श्रीलंका का ही पार्ट था। और अब इस स्टैंड से चेंज अगर गवर्नमेंट करती है तो वो इंडिया के रीजनल क्रेडिबिलिटी पॉइंट ऑफ व्यू से सही नहीं होगा। मिनिस्ट्री के ने जो रिस्पांस दिया है 2014 से 2022 तक, एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्ट्री ने 2014 से 2022 तक अपने सारे रिस्पॉन्सेज में अपनी वेबसाइट में भी ये डाल रखा है कि गवर्नमेंट हैज़ कंसिस्टेंटली सेड, गवर्नमेंट ने लगातार 2014 से 2022 तक बोला है कि जो प्रीवियस गवर्नमेंट का स्टैंड था, यानी कच्चातीवू आइलैंड श्रीलंका साइड पे पड़ता है और श्रीलंका की का पार्ट है, वो वही गवर्नमेंट का स्टैंड माना जाना चाहिए। इन एडिशन, अकॉर्डिंग टू ए रिप्लाई इन पार्लियामेंट 15 मार्च 2017 में पार्लियामेंट में एक रिप्लाई में मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर फॉरेन अफेयर्स जनरल वीके सिंह ने भी ये बोला था कि जो प्रॉब्लम है फिशरमैन की, जो श्रीलंकन गवर्नमेंट के द्वारा गिरफ्तार किए जा रहे हैं, उनका कोई लिंक नहीं है कच्चातीवू आइलैंड से। तो इसलिए कच्चातीवू आइलैंड को इस मुद्दे से जोड़ना ये सही, ये एक तरह से मिसगाइडेड है। Under the agreement of 1974, Sri Lanka Kachativu was found to lie in Sri Lankan water, although इंडियन फिशरमैन को वहाँ विजिट करने का अलाउ है और इवन इंडियन फिशरमैन को वहाँ पर एक फेस्टिवल मनाया जाता, सेलिब्रेट किया जाता है जिसका नाम है सेंट एंटनीज डे। तो इंडियन फिशरमैन उस आइलैंड पे जा सकते हैं और सेंट एंटनीज डे को सेलिब्रेट कर सकते हैं उस आइलैंड पे स्थित चर्च में, और अपने नेट को सुखाने के लिए भी वो आइलैंड इंडियन फिशरमैन के द्वारा यूज़ किया जा सकता है। हाउएवर, इसके अलावा जो इंडियन फिशरमैन का जो फिशिंग राइट है वो उस आइलैंड के नियर बाई
निगेट कर दिया गया था, नहीं माना गया था और यही इस पूरे प्रॉब्लम की जो है वो जड़ है। तो इंडियन फिशरमैन उस आइलैंड के नियर बाई फिशिंग नहीं कर सकते। ये एक प्रॉब्लम का इशू है। कच्चातीवू आइलैंड इंडिया का पार्ट है, श्रीलंका का पार्ट है, ये प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि ये हिस्टोरिकली और एग्रीमेंट में इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा भी माना गया था कि ये श्रीलंका का ही पार्ट है। इसी तरह का एक एग्रीमेंट 2015 में बांग्लादेश के साथ भी सेटल किया गया था, जो अभी की गवर्नमेंट ने ही सेटल किया था। और उस एग्रीमेंट के तहत कुछ एन्क्लेव इंडिया ने बांग्लादेश को हैंड ओवर किए गए थे, इंडिया की बाउंड्री जो बांग्लादेश को दे दी गई थी। और वो जो एग्रीमेंट था वो इंडिया का डिसीजन था और इंडिया का वो डिसीजन परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन जो हेग नीदरलैंड में स्थित है उसको सपोर्ट करते हुए लिया गया था इन फेवर ऑफ बांग्लादेश मैरीटाइम बाउंड्री क्लेम। तो इससे क्या हुआ, इससे इंडिया और ढाका यानी बांग्लादेश के रिलेशन और अच्छे हो गए और इंडिया और बांग्लादेश का जो बायलैटरल रिलेशन है, जो ट्रेड है, वो बढ़ता हुआ ही दिखा है। इसी तरह से ऑथर के द्वारा और एम्बेसडर के द्वारा ये बताया जा रहा है कि जो एग्रीमेंट 1974 में इंडिया और श्रीलंका के बीच हुआ था, उससे इंडिया और श्रीलंका के बीच का मैरीटाइम बॉर्डर का जो इशू है, जो कंट्रोवर्सी चल रही थी, वो सेटल डाउन हुआ, जिससे इंडिया और श्रीलंका के रिलेशनशिप और बेटर हुए और वापस उसको री एग्री करना, री एनालाइज करना, ये इंडिया और श्रीलंका के बायलैटरल ट्राइज को नुकसान पहुंचा सकता है। तो यहाँ पर 3 एम्बेसडर के द्वारा ये बताया गया है कि ये जो कचतीवो आइलैंड है श्रीलंका का ही पार्ट था और इसके रिगार्डिंग कंट्रोवर्सी जो क्रिएट की जा रही है, ये इंडिया और श्रीलंका के बीच के रिलेशन को इम्पैक्ट कर सकती है। नेक्स्ट आइलैंड है, सुप्रीम कोर्ट ने हिंदू वर्शिप्स को अलाउ किया है इन ज्ञानवापी प्रेमाइसेस। ज्ञानवापी जो प्रेमाइसेस है ये वाराणसी में स्थित है। सुप्रीम कोर्ट ने मंडे को बोला है कि जो बैलेंसिंग एक्ट हाई कोर्ट के द्वारा एक डिसीजन दिया गया था जिसमें हिंदू वर्शिप को अलाउ किया गया था, ज्ञानवापी मॉस्क के सेलर या तहखाने में हिंदू लोग जाके अपना जो पूजा अर्चना है वो कर सकते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने भी उसको कंटिन्यू किया है। ये 3 बेंच की जज जिसको हेड किया गया चीफ जस्टिस ऑफ डी.वाई. चंद्रचूड़ के द्वारा, उनके द्वारा ये डिसीजन लिया गया। अब ज्ञानवापी जो मॉस्क है ये माना जाता है यहाँ पर एक मंदिर था जो एम्पायर औरंगजेब के द्वारा 1969 में तोड़ के मॉस्क बनाई गई थी और इसी से रिलेटेड जो ये बैटल है ज्ञानवापी मॉस्क को लेकर ये चल रही है। यहाँ पर शिवलिंग की डिस्कवरी के बाद ये क्लेम किया जा रहा है कि ये पुराने टाइम में एक मंदिर था जहाँ पर मॉस्क बनाई गई। अब उसके बाद बनारस के हाई कोर्ट में, बनारस के कोर्ट के द्वारा डिसीजन दिया गया कि हिंदू रिलीजन के लोग भी इस मॉस्क के सेलुलर या आपके तहखाने में जाकर अपनी पूजा अर्चना कर सकते हैं। नेक्स्ट न्यूज़ है, रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और केरला गवर्नमेंट के बीच एक फाइनेंशियल मैटर को लेकर फाइट चल रही है जिसको सुप्रीम कोर्ट के द्वारा सुना जा रहा था। इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट ने केरला को 13,608 करोड़ का एक सब्सटेंशियल रिलीफ दिया है। उसके बाद इस मुद्दे को आगे ले जाते हुए सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि ये जो मुद्दा है ये आगे जाकर अब बड़ी कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच के द्वारा ये मुद्दा सुना जाएगा। और यहाँ पर एक कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल है, आर्टिकल 293 का क्लॉज 3, इसको लेकर ये पूरी बहस वो चल रही है। आर्टिकल 293 क्लॉज 3 क्या है ये पहले हम देख लेते हैं। आर्टिकल 293 को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि द ऑर्डर वाज एड इंटीरियम इन नेचर एंड द क्वेश्चन ऑफ लॉ रेज्ड इन द सूट वुड बी एग्जामिन्ड बाय 5 जज बेंच which should interpret clause 3 ऑफ आर्टिकल 293। आर्टिकल 293 स्टेट की बोरोइंग को लेकर संविधान में दिया गया है। आर्टिकल 293 बोरोइंग ऑफ स्टेट को बताता है और अगर इसका स्पेसिफिक क्लॉज 3 की अगर हम बात करें तो ये बोलता है कि अ स्टेट मे नॉट without the consent of government of India raise any loan if there is still outstanding any part of loan which has been made to the state by government of India। यानी अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कोई लोन, पुराना लोन किसी भी स्टेट को नहीं दिया है, उसके बाद भी बिना सेंट्रल गवर्नमेंट के अप्रूवल के स्टेट अपना जो लोन है वो रेज नहीं कर सकता, कहीं से लोन नहीं ले सकता, चाहे वो करंट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के तरफ से बकाया हो या उसके पुरानी गवर्नमेंट के तरफ से भी क्यों ना बकाया हो। स्टेट बिना
सेंट्रल गवर्नमेंट के कंसेंट के लोन नहीं रेज कर सकता। तो ये जो पूरा मामला है इस क्लॉज 3 ऑफ आर्टिकल 293 के अगेंस्ट ही ये जो केस है वो चल रहा है। अब केरला गवर्नमेंट का ये कहना है कि ये जो सेंट्रल के द्वारा बिना स्टेट गवर्नमेंट से, बिना केरला गवर्नमेंट से पूछे हुए जो नेट बोरोइंग सीलिंग केरला पे लगाई गई है वो गलत है। वो फेडरलिज्म का जो कैरेक्टरिस्टिक है उसके अगेंस्ट जाता है। कोर्ट अब इस 5 जज की जो बेंच के द्वारा ये जो मामला सुना जाएगा उसके द्वारा कुछ क्वेश्चन सुने जाएंगे या कुछ क्वेश्चन पर डिसाइड किया जाएगा। और ये क्वेश्चन है, पहला है फाइनेंशियल डिसेंट्रलाइजेशन का। फाइनेंशियल डिसेंट्रलाइजेशन जो डिसेंट्रलाइजेशन किया जा रहा है वाज एन एस्पेक्ट ऑफ इंडियन फेडरलिज्म। क्या वो इंडियन फेडरलिज्म का पार्ट माना जाना चाहिए? और अगर इफ सेंट्रल गवर्नमेंट रेगुलेशन फिक्सिंग नेट बोरिंग सीलिंग ऑन स्टेट वर वायलेशन ऑफ प्रिंसिपल ऑफ फेडरलिज्म। तो ये जो नेट बोरोइंग लिमिट स्टेट गवर्नमेंट पे लगाई जाती है और इस केस में केरला गवर्नमेंट पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लगाई, क्या ये फेडरलिज्म को के प्रिंसिपल को वायलेट करता है? पहला तो ये कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच के द्वारा देखा जाएगा। इट रेज द इशू इफ फाइनेंशियल रिस्ट्रिक्शन इंट्रोड्यूस्ड बाय सेंट्रल हैड मीटेड आउट अ डिफरेंशियल ट्रीटमेंट टू केरला कंपेयर टू अदर स्टेट। क्या ऐसा ही फाइनेंशियल ट्रीटमेंट जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने केरला के साथ किया, क्या वो अलग है बाकी स्टेट के साथ जो सेंट्रल के द्वारा किया जा रहा है? तो ये कुछ बेसिक कॉन्स्टिट्यूशनल पॉइंट ऑफ व्यू से इन क्वेश्चंस को देखा जाएगा। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट विल एग्जामिन इफ बोरोइंग रिस्ट्रिक्शन ऑफ सेंटर वर इन कॉन्फ्लिक्ट विद द रोल असाइंड टू रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एज पब्लिक डेट मैनेजमेंट। क्या इस तरह का रूल सेंट्रल गवर्नमेंट की जगह रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को लगाना चाहिए था? ये क्योंकि रिजर्व बैंक ही पब्लिक डेट मैनेजमेंट करता है। ये सारी चीज़ें अब लार्जर बेंच के द्वारा सुनी जानी हैं, जिसको डिसाइड किया जाएगा चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के द्वारा। आर्टिकल 293 एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। आर्टिकल 293 बोरोइंग बाय स्टेट्स के लिए है और इसका क्लॉज 3 बोलता है कि स्टेट बिना सेंटर के कंसेंट के कोई भी लोन रेज नहीं कर सकता। नेक्स्ट न्यूज़ है हीट वेव को लेके। हीट वेव कंडीशंस इलेक्शन के टाइम में यानी मई जून महीने में बहुत ज़्यादा फ्रिक्वेंसी हीट वेव की होने वाली है, ऐसा इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने वार्न किया है। ये जो हीट वेव की कंडीशन है ये बेसिकली इसकी डेफिनेशन क्या है? हीट वेव कहते किसे? हीट वेव डेज उन दिनों को कहते हैं जब टेम्परेचर एटलीस्ट 4.5 डिग्री ज़्यादा होता है अपने नॉर्मल टेम्परेचर से, या फिर 45 डिग्री से ज़्यादा होता है दो कंसेक्यूटिव डेज का टेम्परेचर। अगर लगातार दो कंसेक्यूटिव डे का जो टेम्परेचर है वो 45 डिग्री से ज़्यादा हो, या किसी भी रीजन का अगर एवरेज टेम्परेचर है उससे 4.5 डिग्री दो लगातार दिन में टेम्परेचर नोट किया जाए, तो ऐसे कंडीशन को हीट वेव कहा जाएगा। इंडिया में जो हीट वेव की कंडीशन है वो कुछ स्टेट में बहुत बुरा प्रभाव नहीं डालेंगी, जैसे कि जम्मू कश्मीर, केरला, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और नॉर्थ ईस्ट के स्टेट। इसके अलावा जो इंडिया के सारे स्टेट हैं उन पे हीट वेव की काफ़ी भरी मार पड़ने वाली है, ये आईएमडी ने वार्न किया है। और इसी टाइम में इंडिया में इलेक्शन भी होने वाले हैं, तो इंडियन जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है उसको भी एक एडवाइजरी आईएमडी की तरफ से भेजी गई कि इलेक्शन कमीशन अप्रोप्रिएट मेजर ले और जो भी वोटिंग के लिए लोग आएंगे इलेक्टोरल बूथ में उनकी भी केयर इलेक्शन कमीशन के द्वारा ओवरऑल जो अरेंजमेंट है उसमें किया जाना चाहिए। अब ये जो इसका कारण है हीट वेव का वो क्या हो सकता है? हीट वेव का जो बड़ा कारण है वो माना जा रहा है एल नीनो का इफेक्ट, जो इस बार काफ़ी प्रोमिनेंटली देखा जाएगा, ऐसा माना जा रहा है। एल नीनो एक फिनोमेना है और जिसके अंदर ये माना जाता है, जिसमें ये माना जाता है कि जो पैसिफिक ओशियन है उसका वेस्टर्न पैसिफिक ओशियन ज़रूरत से ज़्यादा वार्म होना शुरू कर देता है, जिस कारण से इंडिया के लार्जर रीजन में, इंडिया के काफ़ी बड़े क्षेत्र में जो कंडीशन है वो काफ़ी ड्राई कंडीशन देखी जाती है। तो एसोसिएटेड विद हीटिंग ऑफ सरफेस वाटर ऑफ सेंट्रल पैसिफिक, एल नीनो इज लिंक्ड टू ड्राइंग अप ऑफ रेन्स इन इंडिया। और इंडिया में सूखा पड़ने का सूखा होने की जो कंडीशन है वो बन जाती है जब भी एल नीनो आता है, और उस कारण से जो मानसून है वो भी काफ़ी कम बारिश करता है इंडिया में अगर एल नीनो रहता है। तो इस साल भी माना जा रहा है एल नीनो आने वाला है, तो गर्मी में काफ़ी ज़्यादा ड्राई गर्मी पड़ सकती है, और जब बारिशें होंगी तो मानसून में जो रेनी सीजन है उसमें रेन की क्वांटिटी भी कम होने की आशंका है।
एल नीनो वो फिनोमेना है जिसमें वेस्टर्न और सेंट्रल पैसिफिक ओशियन का जो टेम्परेचर है नॉर्मल से काफ़ी ज़्यादा नोटिस किया जाता है। चीफ जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़ के द्वारा कुछ जो डायरेक्शन है और कुछ एडवाइजेज है जो इंडियन एजेंसीज को लेकर दी गई हैं। चीफ जस्टिस का कहना है कि जो भी इंडिया की एजेंसीज है उनके द्वारा जो बैटल है या जो भी उनकी डे टू डे एक्टिविटी है वो उस डायरेक्शन में होनी चाहिए जिससे कि एफिशिएंसी डिपार्टमेंट की प्रमोट हो और जो भी फोकस है वो फोकस उन क्राइम्स पे होना चाहिए जिससे इंडिया की एक्चुअल सिक्योरिटी, इकोनॉमिक हेल्थ और पब्लिक ऑर्डर रिस्क रिस्क में आ सकते हैं या जो नेशन के एक्चुअल मुद्दे हैं उनको लेकर जो सीबीआई है, ईडी है या बाकी डिपार्टमेंट की एजेंसीज हैं उनका फोकस होना चाहिए। तो ये ब्रॉडली एक कॉन्फ्रेंस में चीफ जस्टिस के द्वारा बताया गया था और इंडिया का जो जुडिशियल सिस्टम है वो टेक्नोलॉजी को लेकर कैसे आगे बढ़े उसके बारे में भी इनके द्वारा कुछ सजेशन दिए गए हैं। और ये जो टॉपिक था वो था अडॉप्टिंग टेक्नोलॉजी टू एडवांस क्रिमिनल जस्टिस। और इंडियन एजेंसीज के द्वारा जो अनवारंटेड कॉन्फ़िगरेशन ऑफ डिवाइसेस है ड्यूरिंग सर्चेज वो एक बैलेंस तरीके से किया जाना चाहिए, एक बैलेंस बना के चले सारी एजेंसियां। और ये बैलेंस होना चाहिए बिटवीन इन्वेस्टिगेटिव इम्परेटिव एंड इंडिविजुअल प्राइवेसी राइट, या इंडिविजुअल के प्राइवेसी राइट को भी ध्यान में रखते हुए एजेंसी काम करें और साथ ही साथ टेक्नोलॉजी का भी यूज़ किया जाना चाहिए। लॉ और टेक्नोलॉजी कैन रिजल्ट इन बेटर क्राइम डिटेक्शन और इन टेक्नोलॉजी के यूज़ से क्रिमिनल जस्टिस रिफॉर्म भी इंश्योर किया जाना चाहिए। तो टेक्नोलॉजी को कैसे अडॉप्ट किया जाए? इन एम्ब्रेसिंग द कैपेबिलिटी ऑफ टेक्नोलॉजी वी रीअफर्म आवर कमिटमेंट टू द प्रिंसिपल ऑफ फेयरनेस, इक्विटी, अकाउंटेबिलिटी। तो फेयरनेस, इक्विटी और अकाउंटेबिलिटी ये जो सारे कमिटमेंट हैं उसको साथ लेकर चले जब भी टेक्नोलॉजी इन एजेंसीज के द्वारा यूज़ किया जाए। बाय लेवरेजिंग दीज टूल्स रिस्पॉन्सिबली एंड एथिकली वी एंश्योर दैट बेनिफिट ऑफ टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट रीचेस ऑल मेंबर ऑफ सोसाइटी। और इन टेक्नोलॉजी का इस तरह से यूज़ किया जाना चाहिए जिससे अकाउंटेबिलिटी बढ़े, इक्विटी बढ़े और फेयरनेस दिखे। ये सबके साथ समानता का ही व्यवहार हो और इनका इस तरह से यूज़ होना चाहिए जिससे सोसाइटी के हर एक मेंबर को इसका एडवांसमेंट का बेनिफिट मिले और बिना किसी रिगार्डलेस ऑफ एनी बायस ये जो एडवांसमेंट है हर मेंबर तक पहुंचना चाहिए। ये सीजीआई के द्वारा कहा गया था। इंडिया एन ऑल टाइम हाई डिफेंस एक्सपोर्ट क्रॉसेस 21,000 करोड़। इंडिया का जो डिफेंस एक्सपोर्ट है ये 21,000 करोड़ से ज़्यादा पहुंच गया है और ये एक लैंडमार्क माना जा रहा है क्योंकि फर्स्ट टाइम इंडिया का डिफेंस एक्सपोर्ट 21,000 करोड़ से ज़्यादा बढ़ा है। और इसके बाद दूसरी न्यूज़ है हाइड्रो पावर का जो रिकॉर्ड वो स्टीपेस्ट फॉल देखा गया पिछले 4 डिकेड में। पिछले 40 सालों में इंडिया में हाइड्रो पावर जो जनरेशन है वो सबसे ज़्यादा घटा है। इंडिया का इलेक्ट्रिसिटी आउटपुट ये बहुत तेज़ी से गिरा है इन एट लीस्ट 38 ईयर्स, जो 2023 31 मार्च तक आंकड़ा रिकॉर्ड किया गया। ऐसा माना जा रहा है कि ये जो हाइड्रो पावर का प्रोडक्शन कम हुआ है उसका मेन कारण है इरेटिक रेनफॉल, जिसकी वजह से जो कोल प्लांट्स पे जो इंडिया का एनर्जी नीड है वो ज़्यादा डिपेंड हो गया है। द टोटल 16.3% ड्रॉप इन जनरेशन ऑफ इंडियाज बिगेस्ट क्लीन एनर्जी सोर्सेज। तो इंडिया का क्लीन एनर्जी सोर्स का जो हाइड्रो पावर का फॉल हुआ है वो 16.3% है और ये पहली बार है कि 2015 में जो यूनाइटेड नेशन में इंडिया ने अपने रिन्यूएबल एनर्जी प्रोडक्शन को बढ़ाने का एक खाका प्रेजेंट किया था इन द लीडरशिप ऑफ प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। वो पहली बार इतना बड़ा हाइड्रो एनर्जी सेक्टर में फॉल देखा गया है। वर्ल्ड बैंक ने अपनी रिपोर्ट में बताया कि जो डेट है, ट्रेड बैरियर्स हैं और जो पॉलिसी अनसर्टेनिटी हैं उसके कारण से एशिया में जो ग्रोथ रेट है वो 2014 में कोरोना पेंडेमिक से जो पहले ग्रोथ था उससे भी कम हो गया है। डेट, ट्रेड बैरियर एंड पॉलिसी अनसर्टेनिटीज वो एशियन रीजन के इकोनॉमी की डायमेनिज्म और गवर्नमेंट के द्वारा जो ग्रोथ रेट है इकोनॉमी का वो काफ़ी कम हो गया है और इसको टैकल करने के लिए गवर्नमेंट्स के द्वारा कुछ कदम, एक लॉन्ग टर्म कदम उठाने की ज़रूरत है। जैसे कि जो अभी के टाइम में सोशल सेफ्टी नेट है ये बहुत वीक है, इसको स्ट्रॉन्ग किया जाना चाहिए और जो एजुकेशन सेक्टर है उसमें
बहुत कम इन्वेस्टमेंट किया जा रहा है, उस इन्वेस्टमेंट को बढ़ाया जाना चाहिए। तो एक तरह से एजुकेशन में इन्वेस्टमेंट बढ़ाया जाए और सोशल सेफ्टी नेट को और बेटर किया जाए और स्ट्रॉन्ग किया जाए। एशियन गवर्नमेंट के द्वारा ये रिकमेंड किया गया है वर्ल्ड बैंक की तरफ से। एशिया का जो एशियन इकोनॉमीज़ है, वो दुनिया की सारी इकोनॉमीज़ से ज़्यादा ग्रोथ रेट करेंगी 2024 में, लेकिन इनका अपना जो ग्रोथ रेट है, ये प्री पैंडेमिक लेवल से भी कम होने वाला है, बिकॉज़ डेट बहुत ज़्यादा है, ट्रेड बैरियर काफ़ी अलग-अलग तरह के लगाए जा रहे हैं कंट्रीज़ के द्वारा, और इन देशों की जो पॉलिसीज़ है, वो काफ़ी अनसर्टेन है। रिपोर्ट डेमोन्स्ट्रेट करती है कि रीजन इज आउट परफॉर्मिंग मच ऑफ द वर्ल्ड, बट इट इज अंडर अचीविंग इट्स ओन पोटेंशियल। तो अपनी पोटेंशियल से कम ग्रोथ दिखाएंगी एशियन इकोनॉमीज। जो की सेक्टर हैं, उनका मेन मेन प्रॉब्लम यही है कि जो इंटरेस्ट रेट बहुत हाई रखे जाएंगे, और आने वाले समय में भी सेंट्रल बैंक के द्वारा इंटरेस्ट रेट कम करने की संभावना बहुत कम है। इसके साथ ही जो अलग अलग कंट्रीज़ के द्वारा ट्रेड बैरियर लगाए जा रहे हैं, वो भी इसका एक बड़ा रीज़न माने जा सकते हैं। और जो मेजर इंडस्ट्रियल इकोनॉमीज़ है जिनके द्वारा ट्रेड बैरियर काफ़ी बड़े पैमाने पर लगाए गए, वो वर्ल्ड बैंक के अकॉर्डिंग है, वो हैं यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, चाइना और इंडिया। वर्ल्ड की जो ग्रोथ रेट है वो 4.5 रहने वाली है 2024 फाइनेंशियल ईयर में। जर्मनी गिव्स कंट्रोवर्शियल ग्रीन लाइट टू कैनबीज। जर्मनी ने कैनबीज के रिक्रिएशनल यूज़ को लीगलाइज कर दिया है, और इसके साथ ही जर्मनी यूनाइटेड यूरोपियन यूनियन का सबसे बड़ा देश बन गया है जिसने कैनबीज के रिक्रिएशनल यूज़ को अलाउ किया है। कैनबीज क्या होता है? कैनबीज एक मेडिसिनल या रिक्रिएशनल प्लांट है, फ्लावरिंग प्लांट ये माने जाते हैं, जो नॉर्मली मेडिसिन के लिए यूज़ किए जाते हैं और रिक्रिएशनल के लिए यूज़ किए जाते हैं। एक तरह से ड्रग और उसके रिलेटेड कंटेंट में कैनबीस को काउंट किया जाता है। ये जो स्टेप है, इसका काफ़ी ऑपोजिशन किया गया जर्मनी में, वहाँ के पॉलिटिशियंस और मेडिकल एसोसिएशन के द्वारा। और अगर हम लिबरल कैनबीस की लिए बात करें, तो यूरोप में 3 ऐसी कंट्रीज़ हैं जिन्होंने कैनबीस को रिक्रिएशनल यूज़ करने के लिए लीगलाइज़ किया। 2021 में पहली कंट्री बनी थी माल्टा, which legalized recreational use of cannabis in 2021। उसके बाद 2023 में लग्जमबर्ग ने अलाउ किया इसको, और अब जर्मनी 2024 में इसको अलाउ करके यूरोप की सबसे बड़ी कंट्री बन गया है कैनबिस को रिक्रिएशनल यूज़ के लिए अलाउ करने वाला। नीदरलैंड ने जो कैनबिस के यूज़ के लिए काफ़ी प्रोमिनेंट है, इसने काफ़ी स्ट्रिक्ट एक्शन लिए हैं टू काउंटर कैनबिस टेररिज्म। अगर इसका जो नेगेटिव पॉइंट माना जाए, तो मेडिकल ग्रुप के द्वारा कुछ कंसर्न रेज किए गए दैट लीगलाइजेशन कुड लीड टू एन इंक्रीज इन यूज़ एमंग यूथ पॉपुलेशन। तो यूथ और यंग पॉपुलेशन के द्वारा इनका काफ़ी यूज़ बढ़ जाएगा, ऐसा एक नेगेटिव पॉइंट इसका माना जा रहा है। इसके अलावा ये जो नियम गवर्नमेंट ने बनाए हैं, जिसमें ये कहा गया है कि केवल 18 साल से ऊपर के जो एडल्ट्स हैं, वो 25 ग्राम जो ड्राइड कैनबी है वो कैरी कर सकते हैं, और दे कैन कल्टीवेट अप टू 3 मैरिजुआना प्लांट एट होम, और 3 मैरिजुआना प्लांट भी घरों में उगा सकते हैं। तो ये जो रूल बनाए गए हैं 25 ग्राम ड्राइड कैनबीज रखने का और 3 मैरिजुआना प्लांट उगाने का घरों में, ये जो ऐसे रूल हैं जिनको इम्प्लीमेंट कर पाना बहुत बड़ा हेडेक हो सकता है एडमिनिस्ट्रेटिव पॉइंट ऑफ व्यू से। तो इन पॉइंट्स को लेकर भी इसका अपोज किया जा रहा है। बट एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है कि जर्मनी यूरोप की सबसे बड़ी कंट्री बन गई है जिसने कैनबीज का लीगलाइज यूज़ कर दिया है फॉर रिक्रिएशनल यूज़। इससे पहले माल्टा और लग्जमबर्ग 2021-2023 में ये अलाउ करने वाली 2 कंट्री ऑलरेडी बन चुकी थी। हवाना सिंड्रोम की यहाँ पर बात की गई है। हवाना सिंड्रोम रशियन इंटेलिजेंस से लिंक है, ऐसा एक रिपोर्ट के द्वारा बताया गया है। तो पहले हम देखते हैं हवाना सिंड्रोम क्या होता है। हवाना सिंड्रोम एक मेडिकल कंडीशन है जिसको रिपोर्ट किया गया था बाय यूएस एंड कैनेडियन गवर्नमेंट ऑफिशियल और मिलिट्री पर्सोनल जो ओवरसीज लोकेशन पे रहते हैं, उनके द्वारा। रिपोर्ट बताती है कि हवाना सिंड्रोम जिन लोगों को होता है उनको रिपोर्ट किया गया है सीवियर पेन, और उनके कानों में कुछ आवाज़ें सुनाई देती हैं जिससे एक कॉग्निटिव डिसफंक्शन की कंडीशन बन जाती है। इसको पहली बार 2016 में रिपोर्ट किया गया था बाय यूएस एंड कैनेडियन एम्बेसी जो हवाना क्यूबा में स्टे कर रही थी। 2017 के शुरुआत से ज़्यादातर यूएस इंटेलिजेंस और मिलिट्री के पर्सोनल और उनकी फैमिली के लोगों के द्वारा इस तरह की जो आवाज़ें लगातार सुनाई देती हैं और जो सर में दर्द होने की कंडीशन, इस तरह की मेडिकल कंडीशन
काफ़ी बड़ी संख्या में रिपोर्ट की जाने लगी और वो पर्टिकुलरली यूएस और कनाडा के इंटेलिजेंस और मिलिट्री पर्सोनल और उनसे रिलेटेड लोगों के द्वारा ही अलग-अलग वर्ल्ड की लोकेशन पे रिपोर्ट की जाने लगी, जिनमें जिनमें कुछ लोकेशन थी चाइना, कुछ थी इंडिया, यूरोप और इवन वाशिंगटन। कुछ स्टडी ये बताती हैं कि इनका जो लिंकेज है वो रसियन एजेंसी से है। मिस्टीरियस सो कॉल्ड हवाना सिंड्रोम जो यूएस डिप्लोमेट के द्वारा रिसेंट ईयर में एक्सपीरियंस किया जा रहा है, ये रसियन इंटेलिजेंस से रिलेटेड है। इसको 2016 में जैसे हमने देखा अभी सुना गया था। पहले ये माना जा रहा था कि एक अनस्पेसिफाइड सोनार वेपन का यूज़ किया जा रहा है रसिया के द्वारा और इसमें ब्लडी नोज़ेस आँखों से नाक से खून निकलना, हेडेक की कंडीशन होना, विज़ुअल प्रॉब्लम होना, ये सारी चीज़ें रिपोर्ट की जा रही हैं। हालाँकि ये जो रसियन लिंक बताया जा रहा है इस तरह के सिंड्रोम में, इसका कोई फाइनल क्लियर एविडेंस कभी सामने नहीं आया है, लेकिन ऐसा माना जा रहा है कि ये रसिया के द्वारा कुछ हाई एनर्जी सोनार वेपन का यूज़ किया गया है, जिसकी वजह से ये जो सिंड्रोम है, ये यूएस और कनाडा के ऑफिशियल्स को ही एक्सपीरियंस किया जा रहा है। तो ये थे आज के न्यूज़। आई होप कि आपको पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।